टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध, है ना, मतलब फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन। परिवार पे आधारित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है। तो रिलेशनशिप दोस्तों दो टाइप की होती है। पहली रिलेशन होती है मेटरनल। मेटरनल मतलब माँ या मदर या मम्मी की साइड की रिलेशन। डबल एम से भी याद कर सकते हो आप कि मेटरनल में मदर की साइड की रिलेशन। और दूसरी होती पेटर्नल। पेटर्नल मतलब पापा की साइड की या फादर की साइड की रिलेशन को क्या बोलते हैं, पेटर्नल। डबल पी से याद कर लीजिए। तो दो तरह की रिलेशन है, मेटर्नल और पेटर्नल। लेकिन बात करें क्वेश्चंस की तो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। जैसे पहला टाइप रहता है पजल। पजल मतलब क्या होता है दोस्तों, पहेली, चीजों को पहेली की तरह पूछा जाता है। पहेली भी दो तरह से पूछता है। पहला है सिंपल ब्लड रिलेशन, साधारण रक्त संबंध। चीजें बहुत ही ज्यादा साधारण होगी। जैसे बोला ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है। बी इज मदर ऑफ सी, बी सी की माता है। तो इस तरह वो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो वो रहेगा सिंपल ब्लड रिलेशन, ये वाला। और इसी का दूसरा टाइप रहता है ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, मतलब कि रक्त संबंध व्यवसाय के साथ। यहाँ पे प्रोफेशन जुड़ जाता है, व्यवसाय। जैसे बोला ए इज फादर ऑफ बी हु इज अ डॉक्टर। ए बी के पिता है जो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे प्रोफेशन पे आ गया दोस्तों। तो जो प्रोफेशन के साथ आएगा वो इस टाइप में चला जाएगा, ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन। दो टाइप के होते हैं, एक साधारण और एक प्रोफेशन के साथ। अगला टाइप होता है दोस्तों इंडिकेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इंगित करना या इशारा करना। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की ओर पॉइंट आउट करके कोई बात कहता है तो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते एक आदमी ने कहा। या पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। या एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इशारे वाले वो इसमें आ जाते हैं। और लास्ट टाइप रहता दोस्तों कोडिंग। कोडिंग मतलब क्या, चीजों को कोड के रूप में दर्शाना। जैसे कि यहाँ लिखा है ए प्लस बी। कोडिंग डिकोडिंग जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार देख लेना, तो कोडिंग आप समझ जाओगे। तो कोडिंग में क्या होता है, कुछ कोड दिए होते हैं। जैसे ये कोड है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मीन्स, ए प्लस बी का मतलब क्या बोल रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है। इस तरह से पेपर में आपको 3 से 4 कोड आते हैं कि ए प्लस बी का मतलब ए बी के पिता है, ए इंटू बी का मतलब ए बी की माता है, ए डिवाइड बी का मतलब ए बी का भाई है। तो जब इस तरह कोडिंग से क्वेश्चन शुरू हो तो वो कहलाता है कोडिंग टाइप। ठीक है, साइन से शुरू हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके साइन से क्वेश्चन शुरू हो तो समझ जाना वो क्वेश्चन कौन सा है, कोडिंग है। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। पजल मतलब चीजें लाइन बाय लाइन चलती रहेगी सिंपल वे में। इंडिकेटिंग मतलब इशारे वाले क्वेश्चन। और कोडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कोड से। लेकिन सभी को दोस्तों करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम। फ्लो चार्ट डायग्राम आपको बनाना सीखना है। इसको फ्लो चार्ट डायग्राम भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है फैमिली ट्री स्ट्रक्चर, परिवार का पेड़। ट्री स्ट्रक्चर तैयार करना है आपको, तो उस ट्री स्ट्रक्चर को या फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड सिंबल को याद करना है, मतलब चिन्हों को याद करना है। जैसे कि पहला है मेल। जब भी आप किसी पुरुष सदस्य को बताओगे तो या तो आप रेक्टेंगल का यूज कर लो, मतलब कि आयत का यूज कर लो, या फिर प्लस, किसी एक चीज का यूज करना है, या तो रेक्टेंगल या प्लस। आपको फीमेल बताना है, महिला बताना है तो सर्कल या माइनस। ठीक है, मेल पुरुष बताना है तो प्लस या फिर रेक्टेंगल, फीमेल मतलब महिला बताना है तो सर्कल या माइनस। और अगर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब आपको क्वेश्चन में जेंडर ही पता नहीं लग रहा, ये कब होगा, जब क्वेश्चन खुद चाहेगा कि जेंडर पता नहीं लगे। जैसे बोला ए इज फादर ऑफ बी, अब ए बी के पिता है लेकिन बी का जेंडर पता लगा क्या, नहीं। तो जब ऐसी कोई बात हो जाए जिसका जेंडर पता नहीं लगे तो आप क्या करिए, जो व्यक्ति का जेंडर पता लगा उसका बस नाम लिख के छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका जेंडर पता नहीं लग रहा तो ए को ए लिख के ही छोड़ दो, या फिर इस ट्राइंगल के अंदर ए को लिख दो, त्रिभुज के अंदर। तो ये माना जाएगा कि इस ए का जेंडर पता नहीं लग रहा। मतलब मेल के लिए रेक्टेंगल, फीमेल के लिए सर्कल, और अगर पता नहीं लग रहा तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिए। कभी भी नेमिंग से सॉल्व मत करना, आप नाम से मत सॉल्व करना। जैसे आया सोनू, अब सोनू लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, मोनू, चिंटू, पिंटू, ये ऐसे नाम है हर कोई रख लेता। लेकिन जैसे आया निर्मल, तो भी आप ऐसा नहीं कि निर्मल लड़का ही है,
जब तक कोई हिंट ना मिले। जैसे आया निर्मल इज ब्रदर ऑफ राम, अब पता लगा कि निर्मल लड़का है, लेकिन अभी राम का जेंडर पता नहीं लगा। तो ब्लड रिलेशन को नाम से सॉल्व कभी भी नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपको बताना हो भाई से भाई का संबंध, ब्रदर से ब्रदर का, तो इस तरह दोनों मेल कंडीशनल है, तो आप दोनों को रेक्टेंगल को इस तरह जोड़ लो, या फिर आप ऐसा दोनों मेल कंडीशनल है तो प्लस से प्लस को भी ऐसा जोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे आप अगर पहली बार सीख रहे हो तो आप रेक्टेंगल का यूज करिए। तो ये बता रहा ब्रदर से ब्रदर का मतलब जब भी सिबलिंग्स की बात आती, सिबलिंग मतलब रियल भाई बहन, तो हमेशा उनको ऊपर से जोड़ दीजिए। जैसे सिस्टर से सिस्टर आया, बहन से बहन, तो भी ऊपर से ऊपर जोड़ लीजिए। ब्रदर सिस्टर भाई बहन, तो एक रेक्टेंगल एक सर्कल, लड़के के लिए रेक्टेंगल यूज करा, लड़की के लिए सर्कल, ऊपर से मिला दिया। मतलब भाई बहन की जब भी बात हो तो उसको ऊपर से आप कनेक्ट कर दीजिए। अब बात रही है हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की, तो यहाँ भी एक पुरुष है एक महिला है, लेकिन उनको कैसे जोड़ना, सेंटर से। मतलब जब भाई बहन की बात आए तो ऊपर से दिखाना, और पति पत्नी की बात आए तो सेंटर से बताना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्लो चार्ट डायग्राम। फ्लो चार्ट समझते हैं कि बनाते कैसे हैं, उसके लिए मेरी एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आया ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है, तो जैसे यह लाइन है कि ए बी के पिता है, तो हमेशा ध्यान रखिए माता पिता को हमेशा ऊपर की जनरेशन में रखा जाता है और बेटा बेटी मतलब सन डॉटर को नीचे। जैसे मैंने बोला ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए बी के पिता है, तो ए पिता है बी के, तो पिता है मेल कैंडिडेट है, इसलिए हमने उसको रेक्टेंगल में लिया, और बेटे या बेटी पता लगा तो बी का जेंडर अभी पता नहीं लगा। ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता। फिर आया दोस्तों बी एंड सी आर मैरिड कपल, बी और सी विवाहित जोड़ा है, तो मैरिड कपल को मैंने भी बताया था कि सीधी लाइन में बनाते हैं। अभी भी सी का जेंडर पता नहीं लगा, पर अब लाइन आ गई सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई। अब क्लियर हुआ कि सी जो है वो मेल कैंडिडेट है और ये भाई है डी का, तो अभी दोस्तों डी का जेंडर पता नहीं लगा, लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है बी हुआ फीमेल, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए फिर, ठीक है। क्योंकि मैरिड कपल थे, एक का जेंडर पता लगता है तो ऑटोमेटिक दूसरे का भी पता लग जाता है। फिर आया Q इज डॉटर ऑफ B, Q B की बेटी है, तो देखो बेटा बेटी और नीचे लेके जाना होता है, मतलब जैसे ही बोला बेटी है ये नीचे ले गए। अभी Q B की बेटी है तो ऑब्वियस सी बात है C की भी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे लाइन नहीं मान लो कि S इज सन ऑफ C, S C का बेटा है, तो S अगर C का बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों हुए भाई बहन, तो भाई बहन को ऐसे जोड़ते ऊपर से, तो ये सिंपल सा। पर अभी भी D का जेंडर पता नहीं लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आप मन से मत जेंडर दे देना, नहीं पता लग रहा है तो उसे छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। फिर आया मान लीजिए M इज ग्रैंड मदर ऑफ S, M इज ग्रैंड मदर ऑफ S, M S की दादी है, तो सीधी सी बात दादी है, तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि ये पापा मम्मी का जोड़ा है, ये तो दादी की बात हो रही, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको ले सकते हो M, ठीक है। यहाँ पे नाना को भी ग्रैंडफादर बोला जाता है, दादा को भी, ये चीज आप ध्यान रखना। पर वो और क्लियर करने के लिए मेटरनल पेटर्नल का यूज कर सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर अभी सेम है, लेकिन अब अगर अभी भी डी का जेंडर यहाँ पता नहीं लगा, लेकिन अगर इसमें ये बोल देता कि डी इज मेटरनल अंकल ऑफ एस, तो डी एस के मामा है, तो आप इसको, ये चाचा है, पेटर्नल पेटर्नल से क्लियर हो जाता है। मेटरनल बोला तो मामा की बात हो रही है, पेटर्नल बोला तो चाचा की हो रही, तो यहाँ पे अगर बात करेगा वो तो उसको पेटर्नल बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए पापा है, तो वो पेटर्नल का यूज कर सकता है, आंट भी बोल सकता है या अंकल भी बोल सकता है। जैसे बोला डी इज पेटर्नल आंट ऑफ एस, तो मतलब कि इसका जेंडर फीमेल का है, और पेटर्नल अंकल ऑफ एस, तो मतलब इसका जेंडर मेल का है। ये क्लियर होता है क्वेश्चन में। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप इसको बिना जेंडर के छोड़ सकते हो। अगर आप इसे बिना जेंडर के छोड़ रहे हो और फिर क्वेश्चन आया हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो सीधा इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं किया जा सकता, या आप बोल सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि डी का जेंडर पता नहीं लगा। तो ऐसा गलती मत करना कि आप इस तरह गिन लो
कि 1 2 3 और 3 लगा के आ जाओ पेपर में, गलत हो जाएगा क्योंकि डी का जेंडर पता नहीं लगा है दोस्तों। तो इसको इसी तरह इसको जो बना है इसको ही फ्लो चार्ट बोलते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट कैसे समझते हैं, जनरेशन समझना होगी। हम हमेशा आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, हमारे पेरेंट्स आएंगे सेकेंड जनरेशन में, और उनके भी पेरेंट मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी ये सब जाएंगे थर्ड में। जैसे आप इसकी बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये है आपकी सेकेंड जनरेशन और ये है आपकी थर्ड जनरेशन। इस तरह जनरेशन चलती है। ब्लड रिलेशन का एक और रूल होता है दोस्तों कि थर्ड जनरेशन में किसी को सिंगल मत रखना। जैसे क्वेश्चन आया ए इज ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, तो यहाँ मेल मेंबर है, अगर किसी भी तरह से थर्ड जनरेशन में एक मेल मेंबर है और उसी जनरेशन में यदि फीमेल मेंबर गई तो वो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ ही होंगे। जैसे आप इससे याद रख सकते हो, बागबान मूवी आपने देखी होगी कि उनको थर्ड जनरेशन में अलग अलग करते हैं, दादा दादी को थर्ड जनरेशन में अलग अलग करोगे तो बद्दुआ देंगे तुम्हारा एग्जाम कभी निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान इससे याद रख लो आप डायरेक्ट कि थर्ड जनरेशन में जो दादा दादी उनको कभी अलग नहीं करना है आपको। ठीक है, पर कब रूल याद रखिएगा, मेल मेंबर होना चाहिए और फीमेल गई तो हस्बैंड वाइफ, फीमेल हो और मेल गया तो भी हस्बैंड वाइफ, मेल है और मेल तो मेल मेल को मत हस्बैंड वाइफ कर देना। ठीक है, अभी का जो टाइम चल रहा वैसा मत करना देना क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पुराने टाइप का ब्लड रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है इंडिकेटिंग टाइप का जो बहुत आसानी से हो जाता है। इंडिकेटिंग टाइप के लिए कोई फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं इसमें भी। देखिए क्वेश्चन है आपका पॉइंटिंग टू अ वुमन रवि सेड, मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, वह एक लौती बेटी है मेरे पत्नी के दादा के इकलौते बेटे की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन फिर एंड तक पढ़ना क्योंकि इतने से आपका काम नहीं हुआ। अभी भी आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो जब तक आप ये रिलेशनशिप भी समझोगे कि पेपर में किसका रिलेशन किससे पूछा। यहाँ पूछा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू रवि, तो महिला रवि से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको वाइफ भी मिलेगा, हस्बैंड भी मिलेगा, हस्बैंड एंड वाइफ भी मिलेगा। तो अब हर बार स्टूडेंट ये गलती करता है कि वो समझ तो सही जाता है लेकिन लगा के कुछ और आता है। तो हमेशा इसकी एक ट्रिक याद रखिए, आपसे पेपर में आता है कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड का क्या है, हमेशा क्वेश्चन इस तरह समझिए। मतलब यहाँ लिखा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू रवि, मतलब वुमन रवि की क्या है, सिंपल। तो वुमन रवि की क्या है आप समझ तो गए होंगे, पर फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से समझिए, पॉइंटिंग टू वुमन रवि सेड, एक महिला की ओर इशारा करके रवि ने कहा, ये रवि ने बोलना स्टार्ट किया है। ठीक है, और एक महिला की ओर इशारा हुआ, ये मान लेते हैं महिला। क्या बोला, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, ये इकलौते बेटी है मेरे पत्नी के दादा के इकलौते बच्चे की, ये इकलौती बेटी है मेरे पत्नी के दादा के इकलौते बेटे की। तो ये महिला निर्मल की क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये महिला निर्मल की वाइफ है, सिंपल सा। तो ये करना है आपको कि आपको पूरे क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है क्योंकि आप समझ तो जाओगे पर ऑप्शन के हिसाब से गलत लगा के आ जाओगे क्योंकि वहां वाइफ भी रहेगा, वहां हस्बैंड भी रहता, हस्बैंड वाइफ भी रहते। 90% स्टूडेंट कुछ का कुछ कभी हस्बैंड लगा देते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ लगा के आ देते हैं। हस्बैंड वाइफ कब लगाना वो भी समझ लीजिए, हस्बैंड वाइफ तब लगेगा जब आएगा क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रवि एंड वुमन या रवि एंड दैट वुमन, तब आपको हस्बैंड एंड वाइफ लगाना है। यहाँ पर अगर होता हाउ इज रवि रिलेटेड टू वुमन तो आपको लगाना पड़ता हस्बैंड। तो समझिए ये ट्रिक याद कर लीजिए, यूनिवर्सल ट्रिक है, हमेशा काम देगी। फर्स्ट पर्सन सेकेंड का क्या है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग का। मैंने जैसे आपको बताया था कि पेपर में 3 से 4 कोड आते हैं जो आपको पैटर्न पे अप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखिए पैटर्न पे अप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, 2-2 लेटर्स के पेयर पे आपको कोडिंग अप्लाई करना होती है। और कोडिंग कभी याद करके मत रखिएगा या जाइएगा क्योंकि हर क्वेश्चन की कोडिंग अलग अलग आती है। बस आपको गोल्डन रूल याद रखना है कि कोडिंग सॉल्व कैसे होती, लेफ्ट टू राइट।
पर जैसी कोडिंग दी हो वैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे दोस्तों लेफ्ट टू राइट दो अक्षरों के पेयर पे, मतलब सबसे पहले कोडिंग किस पे अप्लाई करोगे, p डिवाइड q पे, फिर किस पे अप्लाई करोगे, q प्लस r पे, फिर किस पे, r माइनस t पे, और फिर किस पे, t माइनस k पर। इस तरह आपको दो अक्षर पे अप्लाई करना, मतलब पहले p डिवाइड q पे, फिर q प्लस r पे, फिर r माइनस t पे, फिर t माइनस k पर। सिंपल इस तरह से अप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो चलिए p डिवाइड q, डिवाइड की कोडिंग क्या बोल रही, डिवाइड आपको क्या बोल रहा है, डिवाइड बोल रहा है, देखो यहाँ पे m डिवाइड n, m डिवाइड n का मतलब क्या है, m n की माता है, ठीक है। तो p डिवाइड q का मतलब क्या बनेगा दोस्तों, p q की माता है। आप इसको इस तरह रख के पढ़ लो, p डिवाइड q है, डिवाइड की कोडिंग में आप उसको रख के पढ़ लो, p डिवाइड q। तो देखो p किसका प्लेस ले रहा, m का, और q किसका प्लेस ले रहा, m का, और रख के पढ़ लो। तो p इज मदर ऑफ q, p q की माता है, बना लो, p इज मदर ऑफ q, p q की माता। q का जेंडर पता नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगले दो पे लगाओ, q प्लस r। अब q प्लस r पे दोस्तों प्लस की कोडिंग लगेगी, तो q प्लस r की बात कर रहा, अब q किसका प्लेस ले रहा, m का, और r n का, रख के पढ़ लो। q इज फादर ऑफ r, q r के पिता है, बना दो स्ट्रक्चर में, q r के पिता है। फिर किस पे लगाओगे, r माइनस t पे, तो m माइनस n क्या बोल रहा, m n का भाई है, तो r माइनस t क्या बोलेगा, r t का भाई है। वही मतलब स्पीड से करिए आप, r इज ब्रदर ऑफ t, ये तो मैं सिखाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट अप्लाई करते रहो। तो r इज ब्रदर ऑफ t, r t का भाई है। अभी t का जेंडर नहीं पता लगा, लेकिन लास्ट कोडिंग क्या है, t माइनस k भी सेम कोड, t माइनस k, t k का भाई, t इज ब्रदर ऑफ t। ये बन गया दोस्तों स्ट्रक्चर। पर अब क्वेश्चन क्या था, हाउ इज p रिलेटेड टू k, p k से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, इसका जेंडर पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेटर सेकंड का क्या है। तो हाउ इज p रिलेटेड टू k, p k का क्या है, तो देखिए k के पापा q, और q की मम्मी, पापा की मम्मी मतलब दादी, ग्रैंड मदर, तो p k की क्या है, ग्रैंड मदर है, खत्म, आंसर हो गया ग्रैंड मदर। तो बस दोस्तों इस तरह से आप सारे कोडिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, बस याद रखना लेफ्ट टू राइट दो अक्षर के पेयर में अप्लाई करना होता है। पजल का क्वेश्चन करते हैं, टफ है थोड़ा, तो साथ साथ में बनाते रहिएगा, तो आप एक बार में इसको भी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया आपके सामने पजल का, थोड़ा साइज भी बड़ा लगेगा आपको। क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ सी एंड डी, ए सी और डी के पिता हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। ए जो है वो सी और डी के पिता हैं, ये कर दिया, सी और डी के पिता है, लेकिन सी और डी का जेंडर अभी पता नहीं लगा, ठीक है। फिर बोला सी एंड ई आर मैरिड कपल, सी एंड ई आर मैरिड कपल, सी और ई विवाहित जोड़ा है, सी और ई विवाहित जोड़ा है दोस्तों। सी और ई विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़ों को सेंटर में रख के बनाते हैं इस तरह से, पर अभी भी जेंडर पता नहीं लगा। सी और ई विवाहित जोड़ा है, एंड दे हैव टू डॉटर्स एच एंड आई, और उनकी दो बेटियां हैं एच और आई। सी और ई विवाहित जोड़ा है और उनकी दो बेटियां हैं एच और आई। तो एच और आई आपस में सिस्टर हो गई, बहनें हो गई, बना दिया, ठीक है। अभी भी सी और ई का जेंडर पता नहीं लगा, ठीक। फिर बोल रहा सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, सी इज ब्रदर ऑफ डी। तो दोस्तों सी यदि मेल है तो ऑब्वियस सी बात ई फीमेल, और ये हस्बैंड वाइफ तो थे, बन गया, ठीक है। आपको जेंडर भी पता लग गया कि सी मेल है और ई फीमेल है, लेकिन डी का जेंडर दोस्तों पता नहीं लगा, ठीक है, छोड़ दो उसे। अब देखिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आ रहा है जी सिस्टर ऑफ एफ, एक अगला वर्ड जिसमें जी की बात कर रहा है, और जी तो अभी तक यूज नहीं हुआ। तो ये रूल नंबर सेकेंड ब्लड रिलेशन का याद रखना कि ब्लड रिलेशन में जिस जनरेशन पे लिंक खत्म होती है, शुरू भी उसी जनरेशन से होती है। जिस जनरेशन में खत्म होगी, शुरू भी वहीं से होगी। जैसे खत्म कहाँ हुई है, खत्म हुई है सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ये सेकेंड जनरेशन में खत्म हो रहा है दोस्तों। देखो सी डी का भाई है, हमारी कौन सी जनरेशन है, सेकेंड,
तो अगली जो लाइन आ रही वो भी सेकंड से ही शुरू होगी, मतलब जिस जनरेशन पे खत्म उसी से शुरू। मूवी के डायलॉग रहते ना, जहां से तूने खत्म किया मैं वहीं से शुरू करूंगा, उस टाइप का, जहां खत्म वहीं से शुरू। अब क्या बोल रहा, जी सिस्टर ऑफ एफ, तो बिना सोचे जी सिस्टर ऑफ एफ को कहां बनाओगे, सेकेंड जनरेशन में साइड से बनाने लग जाना, जी सिस्टर ऑफ एफ, तो जी एफ की बहन है, जी सिस्टर ऑफ एफ, जी एफ की बहन है, एंड डॉटर ऑफ पी, जी सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी, जी एफ की बहन है और पी की बेटी है, ये पी की बेटी है, जी सिस्टर है एफ की और पी की बेटी, जी सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी, हु, दोस्तों हु आता है तो ये किसकी बात करता है, समझ में आ रहा, हु किसके लिए लिखा होगा, हु हमेशा लिखा होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए, सबसे पास वाले सब्जेक्ट के लिए, मतलब ये बात किसकी कर रहा, पी की कर रहा है दोस्तों, इसमें गलती मत करना, जी सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी हु इज मदर ऑफ आर, मतलब जी एफ की बहन है और पी की बेटी है जो आर की माता है, जी एफ की बहन है और पी की बेटी, जो मतलब कौन, पी। जब भी WHO वर्ड आता है, जिन्हें हिंदी में ज वाले शब्द बोलते, जो, जिसका, जिसे, जिनके, हु, हुम, विच, ये WHO वर्ड जब भी आते हैं तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब ये हु दिखा तो आगे से जो सब्जेक्ट सबसे पास हो, तो आगे सबसे पास कौन है, पी, तो पी की बात कर रहा, हु इज मदर ऑफ आर, जो आर की माता है, मतलब पी जो है वो आर की माता है, पर आर का अभी जेंडर पता नहीं लगा। देखिए शब्द समझ लीजिए, एंड बट और इज, एंड बट और इज, और लेकिन और परंतु, जब भी दोस्तों और लेकिन परंतु आता तो ये दूर वाले सब्जेक्ट की या फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करता है, और हु, हुम, हुज, जो, जिसका, जिसे, जिनके आता है तो ये जस्ट पास वाले या सेकंड सब्जेक्ट की बात करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट की। एंड बट इज में दूर वाला सब्जेक्ट या फर्स्ट सब्जेक्ट, और WHO वर्ड में पास वाला या सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो GF की बहन है, P की बेटी जो आर की माता है। फिर बोला N इज ग्रैंडफादर ऑफ K, N K के दादा है। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि इस चित्र पे काम चल रहा तो यही बनेगा, N K के दादा है तो K रह जाएगा फर्स्ट जनरेशन में, कहीं पे बना दो, और N चले जाएगा थर्ड में, N K के दादा है तो N आ गया यहाँ। और अभी मैंने आपको रूल फर्स्ट बताया था कि थर्ड जनरेशन में किसी को सिंगल मत रखना, यहाँ सिंगल फीमेल थी, यहाँ एक महिला बैठी हुई थी, और उसी जनरेशन में एक पुरुष भी जा रहा है, तो ये होंगे आपस में हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि N K के दादा है तो K रह गया फर्स्ट जनरेशन में और N चले गया आपके थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो N K के दादा है, N इज ग्रैंडफादर ऑफ K, हु मतलब किसकी बात हुई दोस्तों, K की, कि जो K है हु इज नॉट द सन ऑफ D एंड G, K D और G का बेटा नहीं है। तो अभी तो आपको एक लाइन समझ नहीं आ रही होगी, तो जो लाइन बिल्कुल समझ नहीं आए उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और अगली लाइन पे जाइए, इसका कनेक्शन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये लाइन यहाँ से शुरू हुई थी कि G F की बहन है, P की बेटी है और P R की माता है, N K के दादा है और K D और G का बेटा नहीं है। B इज मदर इन लॉ ऑफ F, B F की सास है, B इज मदर इन लॉ ऑफ F, हु मतलब कौन, F, हु इज वाइफ ऑफ D, जो D की पत्नी है ना। तो मतलब क्या हुआ, F किसकी पत्नी हो गई, D की पत्नी हो गई। ये बोल रहा B F की सास है, और ये जो F है ये हु किसके लिए आ रहा, F के लिए, हु इज वाइफ ऑफ D, तो F किसकी पत्नी है, D की पत्नी है, तो F जो है वो D की पत्नी हो गई। पहले तो ये बना दीजिए, तो ये भी एक जोड़ा मिल गया, F D की पत्नी हो गई, और B इसकी सास है। सास किसको बोलते हैं, पति की माँ को। तो देखिए D किसका लड़का है, A का, तो जब A की पत्नी B होगी तभी वो D की मम्मी होगी और तभी उसकी पत्नी की सास कहलाएगी। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों कि B F की सास है और F D की पत्नी है, तो F D की पत्नी हो गई, और D किसका लड़का था, शुरू से पता है कि D A का लड़का है और A का जेंडर भी पता था, तो सीधी सी बात B उसकी माँ होगी तभी तो उसकी पत्नी की सास कहलाएगी। ये स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर। अब उस लाइन पे चले जाओ जो आपको समझ नहीं आई थी कि N K के दादा है, N K के तो दादा है, पर K D और G का बेटा नहीं है। तो दोस्तों शुरू से आ जाइए,
पूरे क्वेश्चन में इसको समझना होगा कि सी और ई की तो 2 लड़कियां थी, इनका काम खत्म हो गया। अब वो डी का लड़का नहीं है तो उसकी पत्नी एफ का भी नहीं है और जी का भी नहीं है, मतलब किसका लड़का है या लड़की है, आर का कुछ न कुछ है, या तो लड़का या लड़की, क्योंकि जेंडर पता नहीं लगा। इसको इस तरह मत डील करके आ जाना कि जो के है वो डी और जी का बेटा नहीं है, मतलब किसी और का बेटा है, या डी और जी का बेटा नहीं है तो दूसरे की बेटी है, इस तरह मत करना वरना गलत हो जाएगा। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि डी और जी का बेटा नहीं है, मतलब किसी और का कुछ न कुछ है, या तो बेटा या बेटी, और किसी और कौन बचा, सिर्फ आर। तो यहाँ दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में आर और के का जेंडर पता नहीं लगा। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों आपका, तो पूरे क्वेश्चन में काम देगा। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको कि इसमें मेरिड कपल कितने हैं, तो कितने मेरिड कपल हैं, 1 2 3 और ये 4 मेरिड कपल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आर और के का जेंडर पता नहीं लगा। और क्वेश्चन पूछेगा हु इज कजिन ऑफ आई, आई का कजिन कौन है, क्या लगाओगे दोस्तों, आई का कजिन कौन है, तो आई का कजिन है दोस्तों सीधी बात के, क्योंकि कजिन क्या होता है, कजिन हमारी जनरेशन का ही दूर का भाई बहन होता है, दूर का भाई बहन को कजिन बोलते हैं, रियल ब्रदर रियल सिस्टर को सीधे सीधे ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, सगे भाई बहन के लिए कभी इसके अलावा कोई शब्द यूज नहीं होता। कजिन मतलब क्या, दूर के चाचा बाबा बुआ मौसी इनके लड़कों को ही क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। और कजिन में कभी जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारी इंग्लिश जो होती थोड़ी गलत बोलते हैं, हम बोल देते हैं मीट माय कजिन ब्रदर, जबकि कजिन में ही काम हो गया, ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की, आपको सिर्फ इतना बोलना होता है मीट माय कजिन, मेरे कजिन से मिलिए, वो कजिन लड़का है लड़की वो सामने वाला खुद ही तय कर लेगा, ठीक है। चल तो ये 2 रूल याद रखना कि जिस जनरेशन पे खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, और थर्ड जनरेशन में किसी को सिंगल नहीं रखा जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।